हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी मैथ्स की लेक्चर सीरीज शुरू हो चुकी थी और जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक सिलेबस और फर्स्ट चैप्टर देख लिया था, जिसमें कि हमने नंबर्स को समझा। और आज हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉन्सेप्ट को। साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो आया, ठीक है, कैसे बिल्डअप हुआ और कैसे हम उसको ऑपरेशन को यूज़ कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, अभी तक क्या था, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ऐड करना था 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ऐसे मान लो बहुत बार आपको करते हुए जाना था। ठीक है, मतलब मान लो कि मेरी क्लास में ना कुछ बच्चे बैठे हुए थे, मुझे नहीं पता कितने बच्चे बैठे हुए थे, लेकिन मुझे क्या करना था, उन सब बच्चों को 2-2 टॉफ़ीज़ देनी थी या 2-2 चॉकलेट देनी थी। तो मैंने क्या करा, सबके पास गई, ठीक है, सब बच्चों के नाम लिखे और उनके आगे 2-2 लिखती चली गई। और इस तरीके से मैंने प्लस करके देख लिया कि भाई मेरे को टोटल इतनी टॉफ़ीज़ चाहिए। लेकिन इसका एक आसान तरीका भी हो सकता था, क्या? लेकिन ये बात है कि ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते थे जब तक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया तो हमने देखा, अरे हम ये भी तो कर सकते थे कि बच्चों को काउंट कर लो। अब एक बच्चे को मुझे 2 टॉफ़ी देनी थी, तो मान लो मेरी क्लास में 25 बच्चे थे, तो मेरे पास कितनी टॉफ़ी हो जाएंगी? 50 टॉफ़ी। तो यही कॉन्सेप्ट को हमने क्या बोला? इसी को हमने बोला मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा का संकल्पना। अब देखो, अब मैं या तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकती थी, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 + 2 10 12 14 और 16। ठीक है, एक तरीका तो ये था। या फिर दूसरा तरीका मेरे पास क्या हो सकता था कि ये कितनी बार लिखा हुआ है मैंने 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार। ठीक है, क्या लिखा हुआ है मैंने लिखा हुआ है 2, तो इन दोनों को कर दो गुणा और ये आ जाएगा 16। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें एक चीज़ और समझ में आई, क्या? टेबल्स का कॉन्सेप्ट भी हमें यहीं से समझ में आया। कैसे? देखो, 3 को जब हमने किसके साथ 3 को जब हमने 0 के साथ जोड़ा तो क्या आया हमारे पास? 3। 3 को जब हमने 3 के साथ जोड़ा तो क्या आया हमारे पास? 6। फिर हमने 3 को 3 बार इस तरीके से जोड़ा तो क्या आया हमारे पास? 9। फिर ऐसे ही हमने 3 को जब 4 बार जोड़ा तो हमारे पास क्या आया? 12। ठीक है, तो यानी कि मुझे एक बात समझ में आ गई, यहाँ से क्या समझ में आ गई कि जो भी मेरे पास टेबल में पिछला नंबर है, अगर मैं उसी टेबल का वही नंबर ऐड करती जाऊँ, मतलब कि मान लो कि मुझे 50 के आगे भी ना, 50 तक तो टेबल हमें 5 का याद रहता है। ठीक है, अगर मुझे इस 50 के आगे भी टेबल को लिखना हो तो मैं कैसे करूँगी? इसमें +5 जोड़ती जाऊँगी तो क्या आ जाएगा? 55। फिर से मैंने +5 जोड़ा तो क्या आ गया? 60। फिर से मैंने +5 जोड़ा तो क्या आ गया? 65। तो अगर मुझे किसी भी टेबल को सीखना हो तो मैं क्या करूँगी? उस संख्या में, ठीक है, उसी संख्या को बार बार हम रिपीट करके जब जोड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वही बन जाएगा हमारे पास उसकी टेबल। लेकिन अब अगर मैं प्लस के तरीके से इसको टेबल को निकालने जाती तो बहुत टाइम लगता। तो इसीलिए हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना शुरू करा? मल्टीप्लिकेशन का, कि 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। इस तरीके से आपने देखा होगा, कभी भी जब आप टेबल आपने सीखी होंगी तो हमेशा इसी तरीके से सीखी होंगी, कभी भी आपने इस तरीके से नहीं सीखी होंगी। तरीके दोनों ठीक है, आंसर दोनों तरीकों से सेम आने वाले हैं। फिर क्या वजह रही कि हमने इस मेथड से सीखी? क्योंकि ये मेथड टाइम कम लेता है बजाय इस मेथड के। इस मेथड से हम शुरू में बच्चों को सिखा तो सकते हैं, लेकिन जब भी हम याद कराएंगे तो हम हमेशा इसी मेथड से कराएंगे क्योंकि ये मेथड शॉर्ट रहता है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं कि मल्टीप्लाई हम किस तरीके से, क्यों मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। अब हम देखते हैं कि अगर हमें किन्हीं नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी हो तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना हो 52 और 23 को, तो आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो? आप इस तरीके से हम डिजिट्स को लिखते हैं, ये हम सबको आता होगा, लेकिन यहाँ से मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाली हूँ, उसको हम ध्यान से देखेंगे। क्या? 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15। हम यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस भी लगाते थे या फिर इस तरीके से हम एक 0 लगाते थे। ठीक है, 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10। आप ऐड करोगे इन दोनों को तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9 1 1, ये आंसर आ चुका है 1196। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, करा तो आपने सिंपल मल्टीप्लाई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो हम 0 लगाते हैं, ये जो हम क्रॉस का साइन लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं? देखो, आज आपको ये बात समझ में आ जाएगी कैसे।
मुझे इस 23 से मल्टीप्लाई करना था। पहली बात तो ये कि मल्टीप्लिकेशन के नंबर में चाहे मैं 23 को 52 से मल्टीप्लाई करूँ, चाहे मैं 52 को 23 से मल्टीप्लाई करूँ, आंसर सेम ही आने वाला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाहे मैं 2 इंटू 3 कर लूँ तो भी 6 आएगा, चाहे मैं 3 इंटू 2 कर लूँ तो भी 6 आएगा। देखो क्यों, ये भी समझ लो। चाहे तो मैं 2 को इस तरीके से 3 बार प्लस कर लूँ और चाहे मैं 3 को ऐसे 2 बार प्लस कर लूँ, दोनों तरफ से मेरा आंसर 6 ही आने वाला है, इसीलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम ही आता है। बात आती है कि हमने यहाँ पे ये जीरो या क्रॉस का हम साइन क्यों लगाते हैं, तो इसको समझते हैं। जिस भी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करनी होती है उसको हम क्या करते हैं, हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। और ये एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख पाते हैं, जो भी अभी हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, स्थानीय मान निकालना, यानी कि प्लेस वैल्यू निकालना। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी उन वीडियो को ना देखा हो तो वो आप आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखो, अगर मुझे इस 23 को लिखना हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 20 + 3। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने हिडन तरीके से यहाँ पे हम यूज़ करते हैं और इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आप मुझे बताओ कि अगर मुझे 52 को 10 से मल्टीप्लाई करना होता तो हम सब मल्टीप्लाई थोड़ी ना करते हैं, हम सब क्या करते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं 52 और 0। हमने क्या करा, इस 52 की मल्टीप्लाई 1 में करी और लास्ट में 0 लगा दिया। इसी तरीके से जब मुझे 52 की मल्टीप्लाई 20 में करनी थी, ठीक है, तो मैंने क्या करा, 52 की मल्टीप्लाई 2 में कर दी, 4104। देखो मैंने यही तो लिखा हुआ है 104 और लास्ट में 0 था तो मैंने 0 लगा दिया। इसी वजह से लास्ट में ये 0 आता है, क्योंकि ये जो 0 आता है ये किस वजह से आ रहा है कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। अगर मान लो यही क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता कि 52, यहाँ पे 152 ले लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं 233, ठीक है, या फिर इसको मैं लिख लेती हूँ, अलग संख्या लिख लेती हूँ 236। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 152 236, 6 से 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 31, ये आ गया 9। ठीक है, अब देखो 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मैंने यहाँ पे एक क्रॉस लगा दिया। एक क्रॉस लगाने की वजह, क्योंकि जब मैं 3 की प्लेस वैल्यू निकालूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाली है, 30 आने वाली है, तो इस 0 को भी तो मुझे प्लेस देना पड़ेगा, तो ये 0 का ही रिप्रेजेंटेशन होता है। अब चाहे यहाँ पे आप क्रॉस लगा लो, चाहे आप यहाँ पे 0 लगा लो, एक ही बात है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और ये आ गया 4। इसी तरीके से अब अगर देखूँ 236 में मैं 2 की प्लेस वैल्यू देखूँ तो क्या आएगी, 200, तो यानी कि मुझे यहाँ पे 2 0 लगानी पड़ेगी। तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और ये आ गया 3। अब इन सबको हम कर देंगे ऐड, तो 2 7 18 5 और ये आ गया 3। ये आ चुका है हमारा यहाँ पे आंसर। तो आज आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर ये जो हम 0 लगाते हैं या क्रॉस का साइन लगाते हैं ये मल्टीप्लिकेशन करते टाइम क्यों लगाते थे। तो बस ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लिकेशन का, जहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट और ऑपरेशन दोनों चीज़ें सीखी। इसी तरीके से अब हम चलते हैं डिवीजन यानी कि भाग के कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास टोटल 20 टॉफ़ीज़ थी। अब मुझे हर बच्चे को एक 2 टॉफ़ी बांटनी थी अपने बर्थडे पर। अब लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कितनी टॉफ़ियाँ मेरी बच जाएंगी। तो देखो मैंने बांटनी शुरू करी। मान लो ये मेरे पास पहला स्टूडेंट था और मैंने इसको 2 टॉफ़ियाँ दे दी, ठीक है। अब इसी तरीके से मेरे पास फिर कितनी टॉफ़ियाँ बच गई, 18 टॉफ़ियाँ। दूसरा बच्चा आया, मैंने उसको भी 2 टॉफ़ियाँ दे दी, तो फिर मेरे पास कितनी टॉफ़ियाँ बच गई, 16। इसी तरीके से तीसरा बच्चा आया, मैंने उसको 2 टॉफ़ियाँ दे दी, तो यहाँ पे कितनी टॉफ़ियाँ बच गई मेरे पास, ये बच गई 14। फोर्थ बच्चा आया, मैंने उसको भी 2 टॉफ़ियाँ दे दी, तो कितनी टॉफ़ियाँ बचेंगी मेरे पास, ये बच जाएंगी मेरे पास 12। इसी तरीके से पाँचवा बच्चा जब मेरे पास आया, 2 टॉफ़ियाँ दे दी, तो मेरे पास कितनी बच गई, 10, ठीक है। छठा बच्चा आया जब मेरे पास, तो मैंने उसको भी फिर से 2 टॉफ़ियाँ दे दी, तो अब मेरे पास कितनी टॉफ़ियाँ बच गई, 8। सातवां बच्चा आया, उसको मैंने 2 टॉफ़ी दे दी, तो कितनी बच गई मेरे पास, 6। अब फिर से मेरे पास 8वां बच्चा आ गया, ठीक है, और मैंने उसको भी 2 टॉफ़ी दे दी, तो मेरे पास कितनी बच गई, 4। 9वां बच्चा आया, उसको भी मैंने 2 टॉफ़ियाँ दी, ठीक है, तो मेरे पास कितनी बच गई, 2। और जब 10वां बच्चा आया, मैंने इसको 2 टॉफ़ी दे दी, तो मेरे पास क्या बच गई, 0। यानी कि मेरे पास जितनी भी टॉफ़ियाँ थी वो सब खत्म होती चली गई। मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं 20 में से 2 को माइनस करती जाऊँ, ठीक है, तो क्या आएगा, 18। इसी तरीके से जब मैंने 18 में से 2 को माइनस करा तो क्या आया, 16। इसी तरीके से जब 2 माइनस करा तो क्या आया, 14। फिर 12, 10, 8, 6, इस तरीके से मेरे नंबर एक टाइम बाद 0 हो गए। तो आखिर ये नंबर मेरा 0 कब हुआ, ये नंबर मेरा 0 हुआ 10वें बार पे, है ना।
10वीं बार पे मेरा ये नंबर 0 हो गया। यानी कि मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इस 20 को 2 से डिवाइड कर देती सीधा सीधा, तो मुझे पता चल जाता कि मेरी जो टॉफ़ियाँ हैं वो 10 बच्चों के बीच में ही बट पाएंगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को, ठीक है, पहले हम क्या करते थे, इन्हीं सब चीज़ों को माइनस करके यूज़ करते थे, लेकिन क्योंकि आपने देखा कि माइनस करने में कितना टाइम वेस्ट हुआ, मुझे ही पता लगाने में कितनी देर लग गई कि आखिर मेरी टॉफ़ियाँ कितने बच्चों में बट पाएंगी। लेकिन अगर मुझे डिवीजन का कॉन्सेप्ट पता होता तो मुझे इतना देर लगती ही नहीं, मैं सीधा सीधा 2 से डिवाइड करती और मुझे पता चल जाता कि मेरी जो टॉफ़ियाँ हैं ये 10 बच्चों में बट पाएंगी। तो यही था मेरे पास किसका कॉन्सेप्ट, डिवाइड का कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपने देखा मल्टीप्लाई में हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, लेकिन हम डिवाइड में क्या करते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो जो एक तरह से हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, हमारे पास एडिशन से आया। लेकिन जो डिवीजन का, भाग का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करने से आया। दोनों चीज़ें क्लियर है। अब हम देखते हैं कि डिवीजन हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। फिर आपने देखा होगा कि क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। तो देखिए, इसको भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि 5 से आपको डिवाइड करना है 2, 2, 5 को, ठीक है। तो देखो कैसे डिवाइड करना शुरू करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 5 4 जा 20, माइनस करेंगे 25 और यहाँ पे आ जाएगा 5 5 जा 25, आंसर मेरा बच गया 0, ठीक है। तो ये था डिवाइड करने का तरीका। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आपसे पूछी जाती है वो आपसे इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो उनके नाम को देख लेते हैं। देखो, ये जो मेरे पास शेष बचा, ठीक है, ये जो मेरे पास शेष बचा, जो बच गया, उसको हम क्या बोलते हैं, शेष, यानी कि हम उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, या तो रिमाइंडर या फिर शेषफल। जो बच गया वही फल क्या हो गया, शेष फल, ठीक। अब देखो, क्योंकि मेरे पास ये गुणा करने पर आया, ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, गुणनफल, ठीक। जिससे हम डिवाइड करते हैं वो होता है भाजक, और जिसको डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं भाज्य। हो सकता है एकदम से नाम याद ना याद हो, 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, ज़रूर याद हो जाएंगे। तो भाजक को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र, यानी कि जो डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं डिवाइज़र या फिर डिवीज़र। और भाज्य को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंट, जिसको डिवाइड करना होता है वो डिविडेंट। और गुणनफल को हम बोलते हैं क्वोशिएंट, क्वोशिएंट, इस तरीके से। तो ये 4 नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब इन चारों के बीच में एक रिलेशन है जो कि आपसे कईयों बार एग्जाम में तरह तरह से पूछा जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर मुझे बीच वाले नंबर को बनाना हो, ठीक है, और मुझे ये तीनों चीज़ें पता हो, तो मैं कैसे बना सकती हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, या मैं कह सकती हूँ लिखने का जो तरीका होता है, वो होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू गुणनफल प्लस शेषफल। अभी ये भी हम समझेंगे कैसे आया। कोई भी चीज़ मैं आपको रटवाना नहीं चाहती, मैं आपको चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे साथ, वो सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ताकि अगर कल को आप जाके किसी अपने से छोटे या जूनियर को पढ़ाना चाहो तो आप आराम से पढ़ा सकते हो। आपको ये नहीं कि कॉपी में आप कोई भी शब्द लिख रहे हो तो वो समझ के लिखो, ठीक है। ये नहीं कि बस बुक में लिखा हुआ था तो हमने भी इसको एज इट इज़ लिख दिया, ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। भाज्य को हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था क्वोशिएंट, इसको हमने बोला था डिवाइज़र, इसको हमने बोला था, सॉरी ये गलत हो गया, ये हमने बोला था डिविडेंट। डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो ये कैसे आया। मान लो कि मुझे 6 को लिखना था, ठीक है, और मुझे ये जो 6 है ना, इसको मुझे 3 से डिवाइड करना था, ठीक है। जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास 2। तो यानी कि मैं 6 को क्या लिख सकती हूँ, 3 × 2। अब आप कहोगे कि मैम इसमें रिमाइंडर वाला पार्ट, शेषफल वाला पार्ट तो है ही नहीं,
होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप इसको 3 से भाग करोगे तो भी ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, जब आप 2 से भाग करोगे तो भी ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे प्लस में 0 लिखूँ या ना लिखूँ, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखा जाए तो ये जो मेरे पास 6 है ये इसी फॉर्म में तो लिखा हुआ है, बस यहाँ पे जो 0 है वो छिपा हुआ रहता है। इसी तरीके से अगर मान लो मुझे 7 को लिखना होता तो 7 को मैं कैसे लिख सकती थी? 7 को मैं लिख सकती थी 3 × 2 + 1, ठीक है। तो अब 3 क्या हो गया मेरे पास? डिवाइज़र, C क्या हो गया? क्वेश्चन, और ये क्या बच गया? शेषफल। अब आप चाहे करके भी देख लो, जब आप 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 × 2 = 6 - 1। तो देखो एक जो बच गया शेषफल बच गया, 2 क्या आ गया मेरे पास? क्वेश्चन आ गया, 3 क्या आ गया? भाजक आ गया, ठीक है। और 7 क्या था मेरे पास? डिविडेंड यानी कि भाज्य था, जिसको कि मुझे डिवाइड करना था। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी कि जो फॉर्मूला है कैसे बना, ठीक है। अगर अब आपसे कोई भी नंबर देके पूछ ले तो आई होप आप उसको बना पाओगे। अब देखो जिस चीज़ की मैं बात कर रही थी कि मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें बताने वाली हूँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में, उस पर चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें समझते हैं मल्टीप्लाई और डिवीजन के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लाई के बारे में और इधर मैं आपको डिवीजन के बारे में चीज़ें बताती जाऊँगी। तो इसमें क्या, सबसे पहले हम देखते हैं 0 का रूल। तो अगर मैं किसी भी नंबर को, दुनिया के किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमेशा मुझे आंसर क्या मिलने वाला है? 0। इसी तरीके से अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करती हूँ, मान लो कि 24 ही है, तो भी मुझे क्या मिलने वाला है? 0। अब यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स एक बात को ध्यान रखेंगे कि मैंने 0 को पहले और 24 को बाद में लिखा है। इसका मतलब क्या है? 24 बाहर और 0 अंदर, ठीक है। कभी भी हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमेशा गलत है, ठीक है। हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता, अभी तक हम इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो हमेशा अगर मुझे किसी 0 को कभी भी किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा तो हमेशा मुझे 0 मिलेगा। इसी तरीके से बात आती है 1 की। तो अगर मुझे किसी भी नंबर को कभी भी अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे वही नंबर वापस मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करूँगी तो मुझे वही नंबर वापस मिल जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी वही नंबर, 1 से डिवाइड करूँगी तो भी वही नंबर, ये रूल दोनों में सेम रहता है। अब देखो हम बात करते हैं कि अगर मान लो कि मुझे इस 24 को 1 2 3 4 5 इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता तो मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करती? सिंपल तरीका, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 24 जितनी भी 0 लगी हुई हैं 1 2 3 4 5, ये आ गया आपका आंसर। यानी कि अगर अब मैं कहूँ कि 24 को मुझे अगर किससे भी डिवाइड करना होता, मान लो कि मुझे इसे 5, ठीक है, 50 लाख से मुझे इसे डिवाइड करना होता तो भी मैं क्या करती? इस 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर देती। क्या था मेरे पास? 5 4 = 20, 5 2 = 10, ये आ गया 120। अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मतलब आपने देखा कि अगर किसी नंबर के लास्ट में मुझे खाली 0 0 0 मिलते जा रहे हैं तो मैं क्या करूँगी? केवल संख्याओं की गुणा करके उतनी ही 0 लगा दूंगी। इसी तरीके से देखो डिवाइड में देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास एक संख्या होती 2 4 6 3 और मुझे इसे डिवाइड करना होता किससे? 1000 से, ठीक है। तो देखो मैं कैसे करती, सीधा सीधा, हमें इसमें डिवाइड पेन पेपर इतने कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो जो मेरा आंसर आ जाता, ठीक है। हमने 4 चीज़ें सीखी थी ना अभी तक, हमने क्या क्या सीखा था? भाज्य, भाजक, गुणनफल और शेषफल। तो देखो मैं कैसे निकालती, देखो भाज्य मुझे पता है, भाजक मुझे पता है, 2 चीज़ें तो निकालनी है, गुणनफल और शेषफल। कैसे निकालेंगे गुणनफल? यहाँ पे कितनी 0 है? 3 0, तो इसमें भी आप 3 डिजिट्स को छोड़ दीजिए। क्या बोला मैंने? यहाँ पे कितनी 0 है? 3 0, तो यहाँ पे भी आप 3 डिजिट्स को छोड़ दीजिए, तो जो ये 2 बचा है ये बन गया आपका भागफल। और अगर अब बात आती है किसकी? शेषफल की, तो ये जो 4 6 3 है ये आपका बन गया शेषफल। देखो और एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ कैसे। मान लो कि अब मेरे पास जो नंबर है वो यही है 2 4 6 3 और मुझे इसे 10 से डिवाइड करना था, ठीक है। तो देखो मुझे भाज्य पता है और भाजक भी पता है, क्या निकालना है? भागफल और शेषफल। तो देखो भागफल क्या हो जाएगा, इसको मैं भाग के नाम से लिख रही हूँ और इसको मैं शेष के नाम से लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा। तो देखो अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 1 0 है तो आप 1 डिजिट को छोड़ देंगे, बाकी सारे नंबर को आप भाग में लिख देंगे भागफल में, और 1 डिजिट जो बच गई उसको आप लिख दोगे शेषफल में।
ठीक है। मतलब क्या है कहने का कि जितनी भी जीरो हैं उतनी ही डिजिट तो आपकी शेषफल में बच जाएंगी, और जो बाकी बचा हुआ नंबर है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका भागफल के अंदर। देखो और देख लेते हैं, मान लो कि 2463 है और इसको हमें डिवाइड करना होता है 100 से, तो कैसे करते। अब देखो 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट्स को छोड़ दीजिए, 24 आ गया आपका भागफल और 63 आ गया आपका शेषफल। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अगर अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन पक्का आ रहा होगा कि मैम ने हमें 1 जीरो से 2 जीरो से 3 जीरो से डिवाइड करके दिखा दिया, लेकिन अगर यहाँ पे 4 जीरो होती तो हम कैसे निकालते। तो देखो उसको भी सीखते हैं, और आज का ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो देखिए अब जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ कि 6 है और यहाँ पे आपके पास है मान लीजिए 61, ठीक है। तो आप इसको कैसे डिवाइड करते हैं, देखो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले तो 6 1 जा 6, और यहाँ पे अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो इसको 1 लिख के छोड़ आते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें नहीं करनी है, ये चीज़ गलत हो जाती है। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं कहूँ कि मुझे ये 61, ठीक है, अगर हम इसको देखो फॉर्मूले में अप्लाई करके देखते हैं कैसे। फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही तो फॉर्मूला होता था। मतलब कि अगर मुझे भाज्य पता लगाना है तो मैं क्या करूँगी, भाजक और भागफल की गुणा और शेषफल उसमें जोड़ दूंगी। तो देखो भाजक कितना आया मेरे पास 6, भागफल कितना आया 1, और शेषफल कितना आ गया, ये आ गया 1। तो देखो 6 1 जा 6 + 1 7, तो लेकिन ये तो मेरा 61 आंसर नहीं आया, ठीक है, तो गलत हो गया। तो देखो हमें यहाँ पे करना क्या होता है, ये किस वजह से गलत हुआ। हम यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि कभी भी अगर इस तरीके से हमारे पास संख्या बच जाती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं ना जाने की जीरो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने बचपन में सीखा होता है, लेकिन हम सब इसे कहीं ना कहीं भूल जाते हैं अब तक आते आते। तो देखो अब मेरा आंसर एकदम ठीक होने वाला है, कैसे। अब देखो भागफल कितना हो चुका है यहाँ पे 10, तो 6 × 10 तो कितना हो गया 60 + 1, ये हो गया 61। तो अगर इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ना जाने की लगानी है जीरो, और इस तरीके से आपको कर देना है सॉल्व। तो वही जो मैं आपको सिखाना चाहती थी कि 2463 को अगर आप 4 जीरो से डिवाइड करते तो क्या आंसर आता। अब आप इसको खुद सॉल्व करोगे कि कैसे आप इसको डिवाइड कर सकते हो और क्या आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, और हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, और हमें दोनों ही केसेस में, सारे केसेस में क्या बताना है, भागफल और शेषफल बताना है। तो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, आप कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज करके आप उन क्वेश्चन को खुद करिए और फिर मेरे साथ मैच करिए। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि 0 को आपको 5 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 को आपको 1 से डिवाइड करना है। फिर है कि 27 को आपको 27 से डिवाइड करना है, और इसके बाद है 785416 को आपको 205 से डिवाइड करना है। ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके पास डिवाइड से रिलेटेड, आपको इनको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है 0, ठीक है। अब 100 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगी तो क्या ही आने वाला है 100। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम किन्हीं भी दो सेम नंबर को आपस में भाग देते हैं तो हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा आंसर आ जाता है 1। अब आपको इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करना है, ये मैं आपको डिवाइड करना सिखा चुकी हूँ, तो आप इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में इस वीडियो में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि हमें भाजक दिया हुआ है, भाजक हमें दिया हुआ है 8483। फिर हमें भागफल दिया हुआ है, मैं खाली भाग लिख रही हूँ, इसको हमें दिया हुआ है 403, और शेषफल हमें दिया हुआ है, जिसको मैं शेष लिख रही हूँ, ये दिया हुआ है 50। तो हमें क्या करना है, भाज्य निकालना है। बिल्कुल उसी फॉर्मूले से जो अभी अभी हम लोगों ने देखा उससे हम सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो भाज्य बराबर क्या होता है, ये होता है भाजक गुणा शेष भागफल प्लस शेषफल, ठीक। अब देखो यानी कि इन दोनों की हमें करनी है गुणा, 483 × 403 प्लस हमें कर देना है 50, और जो भी आपको ये सॉल्व करके आंसर आएगा तो हम क्या करेंगे, वही बन जाएगा हमारा भाज्य। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक गलती नहीं करेंगे, हमेशा सबसे पहले हम क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट पहले इन दोनों को प्लस नहीं करेगा, क्योंकि ये भी एक रूल है मैथ्स का, बोर्ड मास, जिसको भी हम आगे चल के देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, डिवीजन, ठीक है, क्योंकि डिवीजन हमें नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद एडिशन करेंगे। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आप यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद आप डिवाइड करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन्होंने बोला है कि एक कारखाने में प्रत्येक दिन, ठीक है, कोई कारखाना है, कोई फैक्ट्री है जिसमें कि प्रत्येक दिन 750 साइकिलें बनाई जाती हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है तो बताइए कि 2 वर्ष में कुल कितनी साइकिल बना पाएंगी, जिसमें से कि, ठीक है, हमारे पास 2 साल हैं, जिसमें से कि जो 1 साल है वो तो नॉर्मल ईयर है हमारा, ठीक है, सादा वर्ष है, वहीं जो दूसरा वर्ष है वो हमारे पास कैसा है, लीप ईयर है। तो देखो ये जो है 1 दिन में है, अब 2 सालों में बताना है। 2 सालों में भी एक तो है हमारे पास साधारण वर्ष और एक है हमारे पास लीप ईयर। तो इसमें होते हैं हमारे पास 365 डेज, इसमें होते हैं 366 डेज। दोनों को आप जोड़ लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 11, ये आ गया आपके पास 13, सॉरी हाँ ठीक है 11, 13 और ये आ गया 3, 3, 6, 7, यानी कि हमें बताना है कि 731 डेज में कितनी साइकिलें बन गई होंगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, एक दिन का मुझे पता है तो क्या मैं 731 का निकाल सकती हूँ, बिल्कुल आराम से निकाल सकती हूँ। मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को तो आपका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार हमसे पूछा गया है कि जब हम 150 को 3 से भाग देंगे तो हमारे पास भागफल क्या आएगा। तो सिंपली 150 को हमें किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है। अब देखो लास्ट में 0 है तो यहाँ पे आप 0 लगा सकते हो। 3 5 जा 15, सीधा सीधा हमें पता है, ठीक है, और 0 की 0, तो ये आ गया आंसर 50। ठीक, तो बस आपको यही बताना था। अब हमसे पूछा गया है कि 24 को मैं किस संख्या से गुणा करूँ कि मेरे को आंसर 2400 मिल जाए। ये तो हमने सीखा था गुणा वाले कॉन्सेप्ट में। कितनी 0 यहाँ पे 2, यानी कि हम इसको कर देंगे 100 से गुणा तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये था आपका पूरा का पूरा डिवाइड का और मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट। हमने इसका ऑपरेशन सीखा, कॉन्सेप्ट भी सीखा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।